की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम का जो आगाज है वो आज पहली बार इस प्रोग्राम को हम लोग कर रहे हैं। ये एकल काव्य पाठ है। इसके लिए सुझाव कुछ लोगों के आए थे, कृष्णकुमार जी, राखी बहन और लोगों ने कहा तो लीव करके वापस ज्वाइन करना। आप लोग अपने अपने इसको म्यूट कर लें ताकि जरूरत हो तो आप मेरी आपको मैं बोलूंगा उसको ओपन करने के लिए। खाली कृष्ण कुमार जी और राखी ये लोग अपना बटन अनम्यूट नहीं करेंगे। तो ये 45 मिनट्स का प्रोग्राम आज हम लोगों ने रखा हुआ है। ये एकल काव्य पाठ का प्रोग्राम है और इसमें गीतांजलि के जितने भी मेंबर लोग हैं वो उन लोगों को हर वीक में 25 से 30 मिनट उनके काव्य पाठ के लिए दिया जाएगा। कृष्ण कुमार जी चूंकि इस संस्था के संस्थापक है, इसलिए हमारी इच्छा थी कि कृष्ण कुमार जी से इसकी शुरुआत की जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं रूपरेखा दे दूं कि मैंने प्रोग्राम का मैं शुरुआत कर रहा हूँ। उसके बाद ये 3 से 4 मिनट का होगा। उसके बाद राखी जो है वो उनका उसके बाद हम लोग कुमार जी को इनवाइट करेंगे और उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि वो अपना पोएट्री का प्रोग्राम वो पेश करें। 25 से 30 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। इस बीच में आप लोग बिल्कुल अनम्यूट रहेंगे। बहुत अगर आपको सवाल पूछने की इच्छा होगी तो आप यहाँ पीछे नीचे में एक बटन है चार्ट का, उसको आप उस पर आप डालेंगे जो भी आपकी इच्छा हो। और अगर बहुत ही नितांत आपको लगेगा कि बगैर पूछे आप रह नहीं सकती या रह नहीं सकते, तभी आप क्वेश्चन पूछें। मैं बचा के रखें एंड के लिए, क्योंकि उसके लिए 6 से 8 मिनट का टाइम है। उसके बाद अंत में राखी जो है वो इसको कंक्लूड करेगी और हम इस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग इसका एक रख रहे हैं एक लॉग। तो हमने कृष्णकुमार जी ने आज के लिए कंफर्म किया, सेकंड मैं कंफर्म कर रहा हूँ। 2-3 लोगों को मैं चाहता हूँ कि हर बार हम लोग को 2-3 लोगों का नाम अवेलेबल रहे ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आन पड़े। तो राखी आप लोगों को ऑलरेडी ईमेल भेज चुकी है, उसमें एक इंट्रोडक्शन का कॉलम है जिसमें कि आपको उसको फिलअप करके भेजना है कि आप उसमें डेट वाइज लिखा हुआ है, जो डेट आपको सूट करता है उसमें आप ऑप्ट कर लें और आप राखी को भेज दें। वो उसका एक लॉग रखेगी ताकि हम लोग को एंड वक्त में कोई दिक्कत नहीं। इसका एक आपका कुछ रूल्स मैं बता दूं कि इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग की इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि ये हम लोग इसको कहीं ना कहीं इसको हम लोग डालेंगे, या फेसबुक पर डालें या हम लोग वेबसाइट पर डालें या कहीं और भी डालें। तो जिन लोगों को रिकॉर्डिंग से ऑब्जेक्शन है और वो नहीं चाहते हैं, वो अपने कैमरे को आप ये कर लें, ऑफ कर लें, स्विच ऑफ कर लें, ताकि आपको अगर नहीं चाहते तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ऑल द टाइम आप अपने डिवाइस को म्यूट रखें, वीडियो ऑन रखें ताकि हमको अगर कुछ कम्युनिकेट करना हो तो मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊं। और आप लोग एक ही डिवाइस से लॉगिन करें। अगर बेहतर ये होगा कि या तो सरफेस से या लैपटॉप से या टैबलेट से आप लॉगिन करें तो काफी बढ़िया उसका रहता है। ये आप अच्छे से देख सकेंगे सबों को, और राउटर के और वाईफाई के नजदीक रहे ताकि आपको सिग्नल बढ़िया मिलता रहे। तो ये तो रही कुछ टाइम कीपिंग की बात। अब मैं राखी से बोलना चाहूंगा कि विशेष स्वागत है तरुण कुमार जी का। तरुण कुमार जी काफी दूर से आए जुड़े हैं। तरुण कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं कुछ और नए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रतिभा जी दिखाई पड़ रही है, उनका भी स्वागत है। एक अंजना पैड में हमको लगता है कि डॉक्टर मिश्रा होंगे, व्हाट आई गेस। और कविंदर भाई नमस्कार आपको। और रेणु जी का वीडियो ऑन नहीं, इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप क्या रेणु बजोरिया हैं? अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है। बहन राखी, कैन यू हियर मी? जी भैया। हाँ बेटा। बहन अब तुम कृष्ण जी के बारे में कोई इंट्रोडक्शन। आज इस आप लोग अपने अपने फोन को म्यूट कर लें प्लीज, और चाहे वाइब्रेशन मोड पर डाल दें। काव्य पाठ के दौरान मेरी गुजारिश रहेगी किसी तरह की दिक्कत कृष्ण जी के न हो, क्योंकि उससे कवि का ध्यान बढ़ जाता है।
हाँ राखी, ओवर टू राखी। नमस्कार। आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमन। आज का यह कार्यक्रम सन 1995 के संजय शर्मा के बीबीसी एशियन नेटवर्क के कार्यक्रम से प्रेरित है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में गीतांजलि की स्थापना के बाद की गई थी, जिसमें प्रति सप्ताह एक कवि को अपनी कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया जाता था। और अब इस लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने इसकी फिर से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे शुरुआत की है, जिसका आज पहला दिन है और ये पहला कार्यक्रम है। आज मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मुझे डॉक्टर कृष्ण कुमार जैसे विद्वत व्यक्ति के बारे में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। डॉक्टर कृष्ण कुमार के बारे में बोलना बिल्कुल सूर्य को दिए दिखाने जैसा ही है। आप अत्यंत प्रभावशाली और बहुप्रतिभा के व्यक्तित्व के धनी हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे साधु न सर्वत्र चंदम न वने वने। अर्थात जिस प्रकार हर पर्वत पर माणिक नहीं होते, हर एक हाथी के मस्तक पर मणि नहीं होता, सज्जन व्यक्ति सभी जगह नहीं मिलते और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं मिलते, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर कृष्ण कुमार जैसे लेखक, कवि और साहित्यकार विरले ही मिलते हैं और विरले ही होते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार बर्मिंघम यूके के एक ऐसे प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ हिंदी भाषा और भारतीयता के प्रचार प्रसार का भी काम किया है। आप अपनी पुस्तक अक्षर अक्षर गीत बने में कहते हैं, हिंदी एक महासागर है, हम सबकी परिभाषा हिंदी। माँ के मस्तक की यह बिंदी, सबने मिलकर इसे सजाया। माँ की आंखों का काजल, भारत की सारी भाषाएं। सरिता सा इसमें मिल जाएं, धारा का जल भी न सूखे, निश्चय यह सबका आकार है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी की रचनाएं प्रेरणा पुंज हैं। समाज में व्याप्त अनाचार, असमानता तथा अमानवीयता इन्हें गहरे तक कचोटती है। इसलिए इनकी कलम कविता के रूप में युग की वास्तविक तस्वीर बनाती है। डॉक्टर कृष्ण कुमार प्रवासी साहित्यकारों की सूची में वह नाम है जो अपनी समग्रता के कारण अलग अलग से पहचाने जाते हैं। कविता, गीत, कहानी, निबंध, संपादन आदि विधाओं में आप दक्ष हैं। आपने 1953 में लिखना शुरू किया था। आपकी पहली रचना सन 1998 और सन 1949 के बीच छपी थी। आपकी लगभग अभी तक 27 किताबें छप चुकी हैं और 3 किताबें छपने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं आ पाई हैं। इन 27 किताबों में 9 कविता संग्रह, 4 कहानी संकलन, 4 निबंध संकलन, 8 किताबों का संकलन एवं संपादन तथा 1 किताब का ट्रांसलेशन आपने किया है। आपकी प्रमुख कविता संग्रह में मैं अभी मरा नहीं, चिंतन बना लेखनी मेरी, लेकिन पहले इंसान बनो, एक त्रिवेणी ऐसी भी, नर्तन करते शब्द को बहुत ख्याति प्राप्त हुई है। अक्षर अक्षर गीत बने और गुनगुनाने जैसी रचनाएं को समाज में बहुत ही सराहा गया है। कहानी संग्रह क्यों क्यों और आखिर क्यों, अपराध बोध, 40 साल पहले, मानसी, तलाश, नो समोसा पार्टी प्लीज और ऐसी आखिर क्यों होता है में इन रचनाओं को भारतीय प्रवासी साहित्य में विशिष्टतम स्थान प्राप्त है। आपके निबंध संग्रह भाषा साहित्य राष्ट्रीयता को उच्च कोटि के लेखन का दर्जा प्राप्त है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने गीतांजलि पोएम फॉर ईस्ट एंड वेस्ट, ओएसिस पोएम्स, काव्य तरंग, मल्टीलिंगुअल पोएम्स फॉर फेथ एंड टुगेदरनेस तथा सूरज की 16 किरणें जैसी रचनाओं का भी संपादन किया है।
2019 में आपकी एक किताब शिवोहम बहुत ही चर्चा में रही है, जिसका आपने हिंदी में अनुवाद किया है, जो कवि श्री गोपी वॉरियर जी की अंग्रेजी कविताओं का हिंदी अनुवाद है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को अनेकों उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सबसे पहले गीतांजलि मल्टीलिंगुअल लिटरेरी सर्किल को मैं मानती हूँ, जिसकी स्थापना आपने और मिसेस चित्रा कुमार ने सन 1995 में की थी। गीतांजलि ने 2020 में पूरे 25 वर्ष पूरे किए हैं और इन 25 वर्षों में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज गीतांजलि यूके की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में एक है। डॉक्टर कुमार के सम्मान प्राप्त करने की सूची भी काफी लंबी है। मैं उनमें से कुछ प्रमुख का नाम लेना चाहूंगी। यूपी हिंदी संस्थान का प्रवासी हिंदी भूषण सम्मान, भारत सरकार का विश्व हिंदी सम्मान, मॉरिशस रामायण केंद्र द्वारा रामायण के प्रचार प्रसार के लिए अगस्त्य सम्मान, हिंदी में विशेष योगदान के लिए भारतीय दूतावास लंदन द्वारा हरिवंश राय बच्चन सम्मान। अब मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को आवाज देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और इस वर्चुअल मंच से हमें अपनी कविताएं और रचनाएं सुनाएं। श्री कृष्ण कुमार जी। इसके पहले कि कृष्ण कुमार जी आए, मैं चाहता हूं कि दो पंक्ति के बारे में बोल दूं। कृष्ण कुमार जी के वजह से यहाँ इस यूके में और बर्मिंघम में स्पेशली कई ऐसे रचनाकार और कई ऐसे उभरते हुए कलाकार हैं जिनको इन्होंने बनाया है। आई एम वन ऑफ देम। तो मैं जब जुड़ा गीतांजलि से 2005 में, उसके बाद से मैं इसके साथ लगा रहा हूँ और दो पंक्तियां हमेशा इनके बारे में बोलता हूँ कि वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए खारना जुड़ता गया। तो कृष्ण कुमार जी वो छतनार वृक्ष है जिनके नीचे में से बहुत सारे जो पेड़ पौधे वो उगे हैं, वो फले हैं और फल फूल रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका। आप अनम्यूट कर लें। आप अनम्यूट कर लें, आपका म्यूट है। राखी, इनका अनम्यूट कर दो तुम। हो गया, चलिए। धन्यवाद कन्हैया। स्वागत है कृष्ण जी। धन्यवाद, धन्यवाद कन्हैया, धन्यवाद राखी। मेरी घड़ी अब चलना शुरू होती है 3:12 पर। राखी ने जैसा बताया, मेरी काव्य यात्रा 1950 के दशक में शुरू हुई थी। तो मैं आज सबके लिए 1950 के दशक की कुछ कविताएं मैंने चुनी हैं। फिर उसके बाद मैं अन्य कविताओं की ओर आता हूं और भारत के समीक्षकों ने और पारखी अनिल शर्मा जोशी जी ने मेरी कविताओं को जीवन मृत्यु एवं पौराणिकता के दर्शन का कवि कहा हुआ है। ये उनका बड़प्पन है। आप लोग खुद देखें, स्वयं देखें कि इन कविताओं में क्या है और क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहली कविता जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसकी रचना 1956 में हुई थी, जब मैं अपने जन्म स्थान बहराइच से मध्य प्रदेश जबलपुर गया था। तो कविता का शीर्षक है माँ। और माँ पे लगभग सबने कविताएं लिखी हैं और सबके अपनी अपनी भिन्न भिन्न तेवर हैं। तो इस कविता को आप देखिए और समझिए कि एक 14-15 साल का बालक जो है वो क्या सोचता है। नहीं भूल पाया माँ अब तक उन रातों की गई कहानी, जब मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता था लैंप जलाकर। निशानाथ तब धीरे धीरे ऊपर चढ़ते ही आते थे, जग प्राणी भी चुपके चुपके निद्रा पा सोते जाते थे। निस्तब्ध रात्र में तब तू माँ, निस्तब्ध रात्र में तब तू माँ, चुपके से कमरे में आती थी। दीप बुझा एक चुंबन लेकर मेरे पास लेट जाती थी। माँ, माँ स्पर्श प्राप्त कर तेरा और सुखद निद्रा पाता था। प्रातः काल सदा उठते ही तुझको चाय लिए पाता था। पर मैं इतनी दूर आज हूँ, पर मैं इतनी दूर आज हूँ,
तेरा प्रेम मुझे दुर्लभ है, तेरे दर्शन हेत नैन मां हृदय, तेरे दर्शन हेत आज मां नैन हृदय व्याकुल पीड़ित है। दीप जला मैं सो जाता हूँ, दीप जला मैं सो जाता हूँ, पर प्रातः जलता पाता हूँ। चाय मुझे तो प्राप्त सही है, मगर स्वाद वो कहाँ अनोखा। यहाँ शक्कर गन्ने वाली है, वहां प्रेम रूपी शक्कर है, नहीं भूल पाया माँ अब तक। यह है 1956 की कविता। और इसी के दौर की एक दूसरी कविता है परिवर्तन। हंसता मैं चुपचाप चला जाता था पथ पर, साथी बचपन का एक मिला घर घंटा घर पर। सहसा दिया रोक, सहसा दिया रोक, हंसी भी लुप्त हो गई। देखा उसका रूप धरा ज्यों शुद्ध हो गई। उसकी ऐसी दशा देखकर मैं थर्राया, उसकी ऐसी दशा देखकर मैं थर्राया। आंखों की स्थिरता का मैं अनुमान नहीं कर पाया। बिखरे केश, पांव थे ठिठके, मुख चिंता का स्रोत बना था। नहीं पादुका दिखी चरण में, वस्त्र बहुत मैला कुचला था। 10 वर्षों में इस परिवर्तन, 10 वर्षों में इस परिवर्तन का कारण मैं समझ न पाया। पिछली बार मिला था जब उसके सिर पर था सब साया। नैनों में भर आंसू उसने एक श्वास में कही कहानी। जैसे मिले, जैसे मरे पिता और माता, बच्चे ने पाई न मिठाई। पत्नी रोग ग्रसित सैया पर दवा दवा चिल्लाती, जैसे बच्चा रोटी रोटी कहकर सो जाता रातों में जैसे। इतना ही वो कह पाया था, सहसा धड़कन तीव्र हो गई। उसको गिरता देख धरा पर सबकी आंखें उधर मुड़ गई। धन्यवाद। और तीसरी कविता भी इसी दौर की एक गीत है। वास्तव में मेरी कविता की यात्रा गीत से ही शुरू हुई थी, फिर उसने अपना रुख थोड़ा बदला और नए गीत और स्वतंत्र कविता की ओर आ गया। तो इस गीत का शीर्षक है सोच ले तू क्या करेगा। सोच ले तू क्या करेगा, ये अनोखा जग विकट है, गुप्त है अथवा प्रकट है। जो रहा जीवित जगत में, वो यहाँ पल पल मरेगा। सोच ले तू क्या करेगा, हर दिशा में है अंधेरा, है अमावस का सवेरा। कौन है जो घन तिमिर में सत्य का दीपक धरेगा। सोच ले तू क्या करेगा, जग परिध से पार आकर एक नूतन घर बसाकर स्वर्ग की परिकल्पना का सुख हृदय में कब भरेगा। सोच ले तू क्या करेगा। इसी दौर की का एक दूसरा गीत, दर्द जब आराम कैसा। दर्द जब आराम कैसा, मैं बढ़ा बढ़ने न पाया, सीढ़ियां चढ़ने न पाया। छिड़ गया है आज जीवन में नया संग्राम कैसा। दर्द जब आराम कैसा, तो द्वार पर शुभ कल्पना थी, द्वार पर शुभ अल्पना थी, स्वर्ग की परिकल्पना थी। पर विधाता ने दिया है आज ये परिणाम कैसा। दर्द जब आराम कैसा, पर ताप है छाया नहीं है,
साध है माया नहीं है, मन व्यथित है तो धरा पर, ये नया धन धाम कैसा, सोच ले तू दर्द जब आराम कैसा। अब मैं 1950 के दशक की कविताओं को छोड़कर उन कविताओं की ओर आता हूं जिनको दर्शन की कविताओं की व्याख्या की गई है। मनीषियों ने कहा हुआ है ये उनका बड़प्पन है। तो जलने पे मैं 4 कविताएं, आप बहुत छोटी छोटी 4 कविताएं सुना रहा हूं। तो पहली थी, जल रहे हो आग में, जल रहे हो आग में, जलना तुम्हारा कर्म है, और प्यार पूजा का यही नैवेद्य है, फल फूल है। तो धर्म बन कर ये तुम्हें गिरने न देगा, यदि मरोगे ये तुम्हें मरने न देगा, जल रहे हो आग में। दूसरी कविता, जल चुकी वह आग, तो जल चुकी वह आग जो तुमने लगाई, है धुआं भी उड़ मिला आकाश में, है धुआं भी उड़ मिला आकाश में, राख से जाकर भरो अपना कलश, अन्यथा क्रंदन तुमको आएगा, और श्वास का हर पल तुम्हें तड़पाएगा, श्वास का हर पल तुम्हें तड़पाएगा। जल, जलना, जल जलते जलते जल जल कर सर सागर सरिता बन जाता, धवल शिखा हिमगिर की बनता, बनकर काले काले जलधर सदा विचरता देश देश में, बहिर्मुखी आयाम बूंद का, बहिर्मुखी आयाम बूंद का रहा बदलता, यही व्याकरण एक बूंद का, और यही इसकी गाथा। सोना जल कुंदन बन जाता, सोना जल कुंदन बन जाता, आता जाता देश देश में, नर नारी की शोभा बनता, और पूजा थाली में सजकर इष्ट देव के चरणों पड़ता, घर में अपने रख अंधियारा, घर में अपने रख अंधियारा, दीपक भी जलता रहता है पर जग को आलोकित करता। जलना शाश्वत क्रिया जगत की, जलना शाश्वत क्रिया जगत की, मानो इससे रहा न वंचित, मोह द्वेष ईर्षा से जलकर खुद को करता रहा खंडित। जलने के हैं रूप अनेकों, जलने के हैं रूप अनेकों, जलना है तो जलो बूंद सा, जलना है तो जलो बूंद सा, यह दीप या दीपक सा, तब तुमको, तब शायद तुमको जीवन का सुख में चिर आनंद मिलेगा, जीने का आनंद मिलेगा, मरने का आनंद मिलेगा। आखिरी कविता इस दौर की, जीवन एक अगरबत्ती है, तो जीवन एक अगरबत्ती है, खुद दोनों को आग लगाते, अंतर बस केवल इतना है, एक स्वयं जल कर बुझ जाती, शमन दूसरे का करने में पुस्तक बंद सदा हो जाती, तो तन मन दोनों का जलता पर, आंखों की अपनी लाचारी, और चिंतन का सिंदूर न बचता, पल पल वो विधवा हो जाती, और जीवन एक अगरबत्ती है। अब जलने की रचनाओं को छोड़ करके मैं अपने उस दौर पर आता हूं 1995 में,
जब मैं मरणासन था। और हमारे अनुजवत मित्र डॉक्टर प्रमोद मिश्रा हमेशा कहा करते थे कि दर्द से डरो नहीं, दर्द तुम्हारा दोस्त है, दर्द तुम्हारा भाई है, और दर्द ही मुझको बताता है एज ए डॉक्टर कि मैं उसका उपचार कैसे करूं। तो यहाँ पे दर्द को या पीड़ा को या पीर को मैंने एक दुल्हन के रूप में सजाया है, आप देखिए। तो पीर बन दुल्हन मेरे दर पर खड़ी है तेरा स्वागत तुझे जाने न दूंगा। कष्ट की मेहंदी अभी सूखी नहीं, तो कष्ट की मेहंदी अभी सूखी नहीं, दर्द के घुंघरू अभी तक बज रहे, और घूंघट वेदना का साथ है, सर पे सेहरा सा यातनाओं का धरे, सुंदरी सुख से ठगी जाती रही। तो अश्क से बोझिल बधू की आंख थी, अश्क से बोझिल बधू की आंख थी, और लज्जा से झुका था सर तेरा, देख कर मासूम चेहरे की चमक मन मेरा रोया, बहुत बेचैन था। तो दर्द रूह में लिपटा अकेला हूँ पड़ा, तो रूह में लिपटा अकेला हूँ पड़ा, पीर आओ पास बैठो, रूह का तुम साथ दो। तो पीर ने कान में मेरे कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ साथी मेरे, है मेरी अस्मत तुम्हारे हाथ में, तुम करो नीलाम या फिर दो सहारा। तो पीर को हम दुख समझ ढोते रहे, तो पीर को हम दुख समझ ढोते रहे, पीर को हम दुख समझ ढोते रहे, किश्तियां सब रेत में फंसती रहीं, सब निरखते हैं यहाँ परिणाम को, किंतु कोई देखता कारण नहीं। तो पीर तुम परिणाम हो ये जानता हूँ, और कारण का दिखाती रास्ता पहचानता हूँ। तो वैद्य ले तेरा सहारा, और अपने ज्ञान का खोजता है रास्ता, वो रोग के उपचार का। तो पीर है औषधि जरा ये जान लो, पीर है माता पिता भाई बहन पहचान लो, पीर की सीमा कोई होती नहीं, पीर में बंधन कोई होता नहीं। तो पीर है वो दोस्त जो ठगता नहीं, है धनी वे लोग जिनको पीर तू देती सहारा। तो पीर आओ पास बैठो, मांग अब तेरी भरें, मांगने से मांग कब भरती यहाँ, मांगने से भीख कब मिलती यहाँ। तो पीर देखो जिंदगी का द्वार अब फिर खुल गया, है तेरा स्वागत तुझे जाने न दूंगा, है तेरा स्वागत तुझे जाने न दूंगा। 3:29 हो गए हैं, राखी बताना यानी मुझे कब रोकना है। जी अंकल 5 मिनट और अभी है टाइम। 5 मिनट, चलिए 5 मिनट। तो एक कविता जिसका जन्म दिल्ली से जयपुर जाते वक्त रास्ते में हुआ था, कब सड़क।
पर्वतों को पत्थरों से काट कर लाना सरल, पर्वतों से पत्थरों को काट कर लाना सरल, पत्थरों को काट कर मूर्ति बनाना भी सरल, किंतु इनमें प्राण का लाना नहीं आसान है। चेतना को बीच अब सोया हुआ इंसान है, सो गए इंसान को फिर से जगाना तब सरल। दूसरी छोटी सी कविता है, उसी को ढूंढना। क्यों मेरे सूने मस्तक पर, क्यों मेरे सूने मस्तक पर स्नेह का टीका लगा कर चेतना की सुंदरी को और बौना कर दिया। तुम मगर उड़ने लगे, आकाश को छूने लगे, मैं तड़पता रह गया अपनी धरा पर। तुमने रखते ही गए मेरी विवशता, मैं तुम्हें पहचान कर आवाज देना चाहता था, पर विचारों ने मुझे आकर संभाला। मैं तुम्हारी याद में उलझा रहा, मोह माया तिमिर से घिरता रहा। तो जिंदगी का है यही किस्सा पुराना, जो नहीं मिलना उसी को ढूंढना। मेरे सूने मस्तक पर। एक छोटी सी कविता, विषधर। आजन्म पीता रहा जमाने का विष, देता रहा वापस जो कुछ यहाँ पाया था। छोड़ दिया विषधर ने केंचुल यहाँ अपना, बिना विषदान किए दर्शन कर विषधर का वापस चला गया। कुछ मित्र इसमें अज्ञेय को ढूंढते हैं, लेकिन वो गलत है। अज्ञेय इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ कृष्ण कुमार है। अज्ञेय की कविता में कहा गया विषधर तुम तो सब नहीं हुए, और यहाँ पे बिल्कुल दूसरी बात कही गई। अब समय बढ़ चुका है, तो और तमाम कविताओं को काटते हुए मैं अपनी अंतिम कविता पंचम प्रलय पढ़ रहा हूं, जो कोरोना वायरस को लेकर के आजकल चल रहा है। और इसमें 4 प्रलयों का विधान हमारे पौराणिक ग्रंथों में किया है। मैंने 5वें प्रलय की परिकल्पना की हुई है। तो आप देखिए कविता में क्या कहा गया है। एक अर्णव से हुई थी सृष्टि रचना, और रचयिता आयु आधी हो चुकी है। उम्र इस ब्रह्मांड की भी आज इतनी ही हुई है, और लय इस सृष्टि की उससे मिलाने के लिए है नियंता ने रची 4 प्रलयों की विधाएं। कल्प के उपरांत जो है बार बार प्रलय आते, ग्रंथ अपने कह रहे वे, ग्रंथ अपने कह रहे वे नैमित्तिक हैं कहाते। भू भुआ स्व स्व का विलय हर बार तो इसमें हुआ, और फिर कल्पांत पर सृष्टि का सर्जन हुआ। नित्य प्रलय वो है कि जिसमें, नित्य प्रलय वो कि जिसमें है निरंतर विलय होता, और भूखे प्राणियों का आदि होता अंत होता। मोक्ष पाना योनि मानव का परम मंतव्य और गंतव्य है, और इसी को है बताते ग्रंथ सारे, और कहते आत्यांतिक प्रलय है। अभिकल्पना करते समय ब्रह्मांड की, और उसने हेतु इसके सुप्रबंधन। साथ लाए देव और मनु भी अनेकों, और बनाए 14 सुंदर भवन। तो आयु सर्जक पूर्ण होने पर जगत में, मरुत सब 49 द्युतिगत से चलेंगे। संपूर्ण ये ब्रह्मांड तब मिट जाएगा, श्री हरि तब महाप्रलय लेकर बढ़ेंगे।
ये 4 प्रलय खत्म हो गए। आजकल जो हो रहा है विश्व में, लोग मरते जा रहे हैं तेज गति से। थी हुई शुरुआत इसकी चीन में, पूर्णता स्वतंत्र है देश धर्म और जाति से। तो विज्ञजन की शोध कहती, परमंडलीय विषाणु ही सब कर रहा। परमंडलीय विषाणु कोरोना वायरस, परमंडलीय विषाणु ही सब कर रहा। शक्तिशाली प्रलयंकारी उग्र होकर, व्यंग सा डमरू बजाता जा रहा। व्यंग शंकर, संक्रमण को रोकने के वास्ते विश्व वैज्ञानिक लगे हैं रात दिन। द्रव्य टीका अब तलक है मिल न पाया, लग रहा है सोच पर छाया तुहिन। तो विश्व मानव स्वार्थ से संतप्त है, तो विश्व मानव स्वार्थ से संतप्त है। प्रकृति भी समर्थ होती जा रही है, युद्ध बढ़ता जा रहा है तेज गति से। हो पराजित विश्व मानवता खड़ी है। सोच ले कुछ भी मगर है लग रहा, ये प्रलय का रूप नूतन है खड़ा। हो न पाया आज तक जिसका निरूपण, विश्व मानव हार है बेबस पड़ा। है विचारों में निरंतर आ रहा, प्रलय पंचम का हुआ आगाज है। नित्य प्रलय का नया ये रूप है, क्षितिज के उस पार की आवाज है। धन्यवाद। मैं अपने कविता पाठ को विराम देता हूँ। धन्यवाद राखी, धन्यवाद कन्हैया। धन्यवाद कुमार अंकल। आज मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी गदगद हो गए आपकी इन कविताओं को सुनकर, जिसका कि हम लोगों को काफी दिनों से इंतजार था और हमने आपसे इस बारे में कई बार बातचीत हुई थी, लेकिन यह दिन आ नहीं पाया था। और आज जो आपने 1950 के दशक से लेकर अभी तक पंचम प्रलय तक की जो कविता सुनाई, उसमें एक से एक बढ़कर कविताएं थी। कुछ ऐसी कविताएं थी जो हमने कभी नहीं सुना था, और जिसको आपकी जो माँ की कविता थी वो सुनकर मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी, बहुत ही मार्मिक था। और आपका पंचम प्रलय कविता आज के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, और आज जो समाज की स्थिति है उसके बारे में आपने उसमें कितने अच्छे से वर्णन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार कि आपने अपना इतना समय दिया। कन्हैया भैया, आप और स्वर्ण आंटी कुछ कहना चाहती हैं तो आपके बाद स्वर्ण आंटी। मैं ऐसा करूंगा कि अब जो है वो क्वेश्चन और कमेंट्स का सेक्शन है। आप लोग जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा था कि आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं वो मुझे टेक्स्ट करके भेजें, मैं किसी ने किया नहीं। आप लोगों में से कोई आदमी है जो कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपना हाथ उठाएं। या स्वर्ण जी, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। आप अपने लैपटॉप को अनम्यूट कीजिए। जी, कर लिया। हाँ, चलिए बोलिए, क्या बोलना? अब आ गया। सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर साहब के साथ मैं 1995-1996 से काम कर रही हूँ, और मुझे याद आ रहा है जब हम अपने गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय की 20वीं वर्षगांठ बना रहे थे, तो मैंने एक बहुत लंबा लेख पढ़ा था डॉक्टर साहब की कविताओं के ऊपर। तो अनूठा संगम है विज्ञान और क्या साहित्य का। बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं, दर्शन और चिंतन से इनकी कविताएं भरपूर हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जब भी हमारे प्रोग्राम होते हैं डॉक्टर साहब हमेशा पीछे खड़े होते हैं, और हमें बहुत कम मौका मिलता है कि डॉक्टर साहब हमें अपनी कोई कविताएं सुनाएं। तो एक सेकंड में जरा इसको ऑफ कर लूं। फोन भी
तो सबसे पहले मुझे ये अच्छा लगा कि आज हमने डॉक्टर साहब की कविताओं को 1 to 1 बहुत प्यार से सुना और मैं आनंदित हो गई हूँ। बस मुझे इनकी एक तो छोटी छोटी पंक्तियां याद आ रही हैं। एक इनकी कविता है दर्शन और चिंतन से भरी हुई। दर्शन की भाषा अलौकिक कमेंट दीजिए स्वाति, हमको और लोगों से भी लेना होगा। जस्ट कमेंट एंड क्वेश्चन। It is a question. I'm asking a question through a poem. दर्शन की भाषा अलौकिक बहुरंगी वस्त्रों से सुसज्जित संवरते हुए शरीर को साक्षात देखकर दर्पण ने कहा कि तन तो सुंदर है, जरा मन तो दिखाओ। तो इस तरह इनकी जो कविताओं में एक संवाद के स्वरूप में और इतना अच्छा चिंतन और दर्शन भरा हुआ है, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। बस इतना ही मैं कहूंगी। और दूसरा जो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम किया है, भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो बहुत ही हमारे लिए प्रशंसाजनक है। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू वेरी मच। कोई और लोग भी चाहते हैं कमेंट देना या क्वेश्चन पूछना? शॉर्ट में आप पूछिए ताकि हम काफी लोगों को एंटरटेन कर पाए हम लोग। कोई और लोग कोई चाहते हैं? हाथ उठाएं जो कुछ चाहते हैं कमेंट देना या कुछ क्वेश्चन पूछना। आशीष जी नमस्कार, सबको प्रणाम करता हूं। और मेरा एक प्रश्न है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार को मैं ब्रिटेन के हिंदी साहित्य के पुरोधा के रूप में देखता हूं। वो एक स्तंभ है वहां के। भविष्य कैसा देख रहे हैं कृष्ण कुमार जी? किस तरह का भाषाई और साहित्यिक और सांस्कृतिक भविष्य ग्रेट ब्रिटेन में किस तरह का होने जा रहा है? क्या नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति, साहित्य और भाषा से जुड़ रही है? आशीष, इस प्रश्न के उत्तर के लिए काफी समय चाहिए, जो कि आज है नहीं, लेकिन शॉर्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एक सत्संग ग्रुप शुरू किया हुआ है। सत्संग ग्रुप के माध्यम से ये जो चिंता है आपकी, वो आने वाले कल में दूर होगी। मैं तो शायद नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आशीष, मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसको देखेंगे किस तरीके से भविष्य, भाषा, साहित्य हमारा उससे जुड़ा हुआ है। तुम्हारा खुद का भांजा जो है आकर्ष बंसल, इसका एक उदाहरण है। तो भविष्य उज्जवल है। बहुत बहुत बढ़िया। और कोई लोग चाहते हैं कुछ कमेंट्स देना या कुछ बोलना? आप हाथ उठाएं। कोई और लोग? जी 1 मिनट मिलेगा मुझे? हाँ हाँ, आप आइए। हाँ जी, नमस्कार। मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, लेकिन सभी को सादर नमन करती हूँ। मैं रेणु चंद्रा जयपुर से हूँ। कुछ दिन के लिए यहाँ यूके आई हुई हूँ और आपकी कविताएं सुनकर कृष्ण कुमार जी बहुत ही लाभान्वित हुई। बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सब सुनने का अवसर मिला। तो आपको सादर नमन करती हूँ और मुझे भी लगता है कविताओं का क्या आगे भविष्य है समझ नहीं आता, क्योंकि लगता है लोग ना तो सुनना चाहते हैं ना ही पढ़ना चाहते हैं। कविता की किताबें बिकती नहीं है। इसका आप मुझे कुछ बताएंगे? रेणु जी, कविता का भविष्य कभी मरने वाला नहीं है। हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य वाल्मीकि से शुरू हुआ, समय बताने की कोई आवश्यकता नहीं है और अब तक चलता आ रहा। हाँ, ये जरूर है कि आजकल ये संक्रमण की वजह से, कोरोना वायरस नहीं, जो डिजिटल मीडिया का संक्रमण है, उसकी वजह से प्रिंट मीडिया के अंदर किताबें बहुत कम रही हैं और लोग पढ़ कम रहे हैं। लेकिन ये अस्थायी है। आने वाले 10-20 सालों में वो खत्म हो जाएगा और प्रिंट मीडिया में फिर से ज्यादा किताबें छपने लगेंगी और लोग हाथ में पकड़कर पढ़ने भी लगेंगे। तो हताश न हुई नेहरू जी, आशा रखिए और भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेहरू जी। अरुणा जी, आप चाहती हैं कुछ बोलना? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने इसको, डिवाइस को। हाँ, स्वागत है आपका अरुणा जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कुमार साहब को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहती हूँ। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए हमारे कोरोना का समय जो है वो एक आशीर्वाद ही बन गया है और हम सब इससे जुड़ करके हिंदी के जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं
उससे जागरूकता बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पता चल रहा है कि यूके ही नहीं, पूरे विश्व में कहाँ-कहाँ हिंदी में काम हो रहा है। कुमार साहब का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। मुझे उनकी कविता में विषयों की विविधता देख करके बहुत अच्छा लगा कि वे सारी परिस्थितियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। एक तरफ माँ की ममता को याद करना और दूसरी तरफ कोरोना से होने वाली जो असुविधाएं हैं और जो भविष्य की रूपरेखा है उस पर लिखना उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अरुणा जी। किस्मा जी, आप कुछ चाहते हैं बोलना? नहीं, इस पर प्रश्न नहीं है, तो धन्यवाद अरुणा जी को। तरुण जी, आप कुछ चाहते हैं बोलना? धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तरुण जी, जी जी जी, आइए आप। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्कार। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को सुन पाया। पिछले 4 वर्षों से उनके साथ मिलना जुलना बातचीत होती रही हमारी, लेकिन ये पहला अवसर है जब मैं उनकी कविताओं को मैंने सुना और सचमुच मैं उनकी कविताओं को सुनकर अभिभूत हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि उनका अस्तित्व इतना विराट है और इतना विशाल अनुभव उनकी कविताओं में। और जैसा कि अरुणा जी ने बताया कि संवेदनशीलता की विविधता उसमें है। बहुत सारे विषयों को बहुत कम समय में उन्होंने अपनी कविताओं में समेटा है। माँ पहली कविता उनकी थी, उसके बाद जीवन दर्शन से जुड़ी बहुत सारी कविताएं उन्होंने सुनाई। एक कविता जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब जिस कविता को मैंने पसंद किया और जो कविता मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक की, वो दर्द को पीर को उन्होंने दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया और उसमें एक से एक बिंब और प्रतीक उन्होंने यूज किए, इस्तेमाल किए। कष्ट की मेहंदी, वेदना का घूंघट, अश्क से बोझिल आंखें, तो कई बिंब और प्रतीक मैं सब सुनकर के बड़ा ही अभिभूत हो रहा था। और मेरे लिए बड़ा ही अच्छा आज का इनकी कविताओं को सुना, मेरे लिए मतलब एक नया आस्वाद आप कह सकते हैं कि इन कविताओं से मैंने लिया। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि बहुभाषी समुदाय को। और उम्मीद है कि इस तरह की कविताएं आगे भी सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद तरुण जी। क्या किस्मा उषा जी, आप कुछ चाहती हैं बोलना? उषा वर्मा जी, उषा जी, डू यू वांट टू से समथिंग? आप सुन पा रही हैं हमको? आपको मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए। कनेक्ट थी भाई सबसे। उषा जी, आप कुछ चाहती हैं बोलना? आप अपना हाथ ऊपर उठाएं, आप चाहती हैं कुछ बोलना तो। आप तो मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सॉरी, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं उषा जी। आप अगर हमको सुन रही हैं तो आप अनम्यूट कीजिए तो आपसे मैं बात कर पाऊं। हाँ उषा जी, आप कुछ चाहती हैं बोलना? मैंने तो पूरा सुना नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो सुना है और पहले भी, और बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी भावपूर्ण कविताएं हैं और सुनने में बहुत अच्छा लगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले से सुन रही हूँ, असल में तो पूरा सुना नहीं मैंने, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत संवेदनशील और परिपक्वता है, फिलॉसफी है, दर्शन है, जिसको कि उन्होंने तरह तरह से बताया है और उस दर्शन का ज्ञान भी बहुत है। उसको पंच प्रलय में कन्वर्ट किया है, फिर उसको तमाम और तरह के बिंब दे करके बहुत सुंदर किया है, बहुत अच्छा। और सबसे ज्यादा है कि आत्मविश्वास कितना है और सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये उनका जो व्यक्तित्व है वो अद्भुत है और बहुत अद्वितीय है, बहुत कम मिलता है। मेरा इतना संबंध नजदीक का है कि मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनमें कितनी दृढ़ता है अपने भावनाओं के प्रति, अपनी जो भी उनका विश्वास है उसके प्रति।
और वही विश्वास उनकी कविताओं में झलकता है, वही ज्ञान उनकी कविताओं में झलकता है। और वो सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी सिचुएशन में हो वो उठकर खड़े हो जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। राखी, समय है कुछ एड करें हम लोग? बस नहीं, बस इतना बहुत। थैंक यू उषा जी। राखी, समय है? भैया कुछ और मिनट्स ले सकते हैं, ले कुछ और कमेंट्स ले सकते हैं? जी ठीक है। और कोई लोग आप हाथ उठाएं। कविंद्र जी, यस, आपको मैं उम्मीद कर रहा था, बोलिए, स्वागत है आपका। के सिंह जी, आप अनम्यूट करें, आपका म्यूट है, आप डिवाइस को अनम्यूट करें। या चलिए, स्वागत है। नमस्कार। आप मुझसे गलत उम्मीद कर रहे थे। मैं मोस्ट अनक्वालिफाइड हूँ आपके इस ग्रुप में, और मेरे लिए इतना आसान नहीं था। आपकी मॉडेस्टी है। हाँ। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ये मेरे जो मेरा सौभाग्य है, मैं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठा हूँ, और उससे बड़ा सौभाग्य कि आप मुझसे उम्मीद कर रहे थे। मैं जो अभी बोला, किसी ने, सबसे बड़ी बात है, कुमार साहब का साथ हमारा 7-8 साल का है, और मेरी हमेशा इनसे शिकायत रही है कि हर प्रोग्राम में आप कंपेयर करके इंट्रोड्यूस करके चले जाते हैं, आपको सुनने को नहीं मिलता है। और खास मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन था ये कि मैं इनको सुन पाया और अच्छा समय दिया। मेरी समझ में कम बोलकर शायद इनको और समय दिया जा सकता था। राखी ने इंट्रो में बहुत टाइम दिया, बहुत सुंदर बोली राखी आप, मगर उस सूरज के बारे में आप कितनी देर बोलेंगी? तो आई थिंक when he gets his second turn, so let's talk less about him. Everyone knows, and let him give more time to express himself. Next time we will take your point. We will work on that. Yeah. उनको पूरा जानने के बाद मैं बस 2 लाइनें कहूंगा कि कुमार साहब के ऊपर इतनी सूट करती हैं कि मेरी जिंदगी है सबके काम आऊं, मेरी जिंदगी है सबके काम आऊं, मैं चिरागे रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाएं। क्या बात है। आपके लिए ही लिखा गया था कुमार साहब, और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप हमारे जीवन में आए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अजय साहब, आप चाहेंगे कुछ बोलना? अजय साहब? नहीं, मैं यही, मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात आती है कि जो उपस्थित जो लोग हैं उनमें स्वर्ण तलवार जी, रमा जोशी जी और कैथी गांगुली और नरेंद्र गोवर साहब जो गीतांजलि से जुड़े हुए हैं, इसके बाद मेरे ख्याल से मैं ही हूं जो डॉक्टर कुमार को सबसे लंबे अरसे से जानता हूं आप सबके मुकाबले। और मैंने सुना है पहले कई बार भी, और इनकी जो कविता आज उन्होंने सुनाई वो मुझे पहले भी बहुत पसंद है कि लोहे को काट के और पत्थर को काट के रास्ते तो बना देना आसान है, लेकिन चेतना उसमें डालना बड़ा मुश्किल काम है। और इसके मायने हैं। ये सिर्फ उसी सड़क या उसी रेल की पटरी के बारे में बात इन्होंने नहीं कही है, ये बात कहीं दूर तक जाती है अगर आदमी इस पे जोर दे। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी कविताओं का चयन आज था और बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू। और गीतांजलि के कोई और मेंबरान, जो पुराने मेंबरान जो चाहते हैं, जो वांट टू से समथिंग? रमा जी? आप अनम्यूट करें जी। हाँ, कृष्ण मैं तो शब्द कहें आप भी। मेरी शक्ल नहीं आ रही है, मैंने अनम्यूट कर लिया है, मेरी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अपनी कविता तो ये लिखते ही हैं, सुनाते भी हैं, पर जो इनका ये बाकी लोगों के लिए जिनको इन्होंने कविता के बारे में प्रोत्साहन दिया और सुनी और तारीफ की, और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शुरू में उनकी तारीफ ही ज्यादा करनी चाहिए जब नए लोग होते हैं और उन्हें मौका देते हैं। तो गीतांजलि में ये उनका एक बहुत बड़ा गुण है, इसलिए लोग कुछ भी छोटी सी चीज पढ़कर सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा लिखा है। मैं यही कहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। कैथी, डू यू वांट टू से समथिंग?
नो भैया बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से सीख रही हूँ, तो अगर कुछ गलती हुई हो या कुछ सही नहीं हो तो क्षमा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कंक्लूड करूंगा। कैथी, यू वांट टू से समथिंग? कैथी? अरुणा जी कुछ कहना चाहती हैं भैया। एक मिनट, अरुणा जी कहाँ हैं? राखी मैं नहीं बोल रही थी, नंदू कुछ कहना चाह रहे थे कुमार साहब से। इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, ये उनको बधाई देना चाहते थे। हाँ वेलकम। जरूर। कुमार साहब को मैं 1969-70 से जानता हूँ, जब हम लोग दोनों एक साथ में पढ़ते थे। और कुमार साहब की एक खूबी थी, बड़े जिद्दी। जिद्दी का मतलब ये नहीं कि जिद्दी उस सेंस में, लेकिन बड़े कर्मठ, जो डिसाइड कर लिया कि हमको काम करना है, वो पीछे नहीं हटते थे। लेकिन हमने उसको स्वरूप दिया था जिद्दी का। ये उनकी खूबी अंत तक रही, अभी भी वो इसी में चले आ रहे हैं। इन्हें पीएचडी जब कर रहे थे तो हमने, अरे ये क्या इंजीनियरिंग का पढ़ते 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 परेशान नहीं हो जाते, लेकिन नहीं, जिद थी उनकी कि उनको पीएचडी खत्म करनी है, उन्होंने की। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ कुमार साहब को। और हम दोनों का आपस में बड़ा प्रेम भाव रहा है, आपस में खूब झगड़ते थे और आज भी वही झगड़ा आज भी चलता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत आभार आपका। आपने इनके बचपन की बातें और जवानी की बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद एकदम आपका। फैमिली सा रिलेशन है हम लोगों का उनसे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक है। अच्छा, नमस्कार जी। नरेंद्र भाई, आप कुछ, डू वांट टू से समथिंग, फ्यू वर्ड्स यू वांट टू से? कुमार साहब नहीं सुन रहे थे। अनम्यूट कर लो नरेंद्र भाई, अनम्यूट कर लो। मेरे ख्याल से हमारे कन्हैया साहब का आधा वक्त यही कहने में गुजर गया कि अब म्यूट कर लो, अब अनम्यूट कर लो। हम सब लोग अब जूम के यूज्ड टू हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इस चीज को ध्यान रखें अब हम। चाहिए होना। The moment I ask you somebody to come forward, you unmute it. चलिए नरेंद्र भाई बोले। हाँ, आवाज हाँ आ रही है। ऐसा है कि डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात मेरे ख्याल कोई 12-13 साल पहले हुई। अचानक ही जब हम यहाँ पर हमने मूव किया वुल्वरहैम्पटन में, तो मैंने देखा डॉक्टर साहब ने सबको बहुत ही एनकरेज किया कि आप लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और जिसका नतीजा मैंने ये देखा कि कितने कवि बना दिए और कितने लेखक बना दिए इन्होंने। और कई कहानीकारों का नाम तो इस वक्त इंडिया में बहुत जाना जाता है, ये सब डॉक्टर साहब की देन है। और इतने वास्ट एरिया को ये कवर करते हैं लिखाई अपने लेखन में, यानी कि I can't really say much in Hindi express myself, but it is incredible, right? And जितनी इन्होंने जिस तरह से गीतांजलि को एस्टेब्लिश किया, यानी कि मुझे बाहर से जो पता लगता था इनके बारे में, तो मैं तो कहता कमाल के हैं। तो बस इतना ही कहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत सुनने को मिला आज। वेरियस, आई मीन इट्स अ वेरी वास्ट सॉर्ट ऑफ पोएट्री। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र भाई। कोई और लोग चाहते हैं? हम लोग 1-2 मिनट में। अच्छा मंजू भाभी, आप चाहती हैं कुछ कहना? हम लोग मंजू भाभी वांट टू से समथिंग? या बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जैसे नवजात कवि जो हैं, वो सिर्फ कुमार जी की वजह से ही लिखना शुरू किया है। उनके प्रोत्साहन की बात ही करेंगे हम। बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया है और मैं उनमें से एक हूँ। धन्यवाद कुमार। थैंक यू। आपके जैसे कई लोग हैं जिनको उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो ऐसा है कि अगर कोई लोग बचे रह गए हैं तो वो हाथ उठाएं, मैं उनसे भी एक आध कमेंट्स लूंगा। राजीव, आप बोलना चाहते हैं कुछ? राजीव नमस्कार। मैं तो देखिए बर्मिंघम आए हुए बहुत कम समय हुआ है मुझे। तो आप लोग भाई साहब को बहुत सालों से जानते हैं, मैं तो सिर्फ 2-3 साल से ही जानता हूं, लेकिन इनकी संगत से बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। और इनका इतना हेल्पफुल नेचर है, इट इज अमेजिंग। सबों को इतना हेल्प करते हैं, इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। थैंक यू।
थैंक यू। अब एक शशि बहन आप बची रह गई, आप भी कुछ बोलिए। मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द आप भी बोलें। मैं आप सबको पहले तो बधाई देती हूँ इतना बढ़िया प्रोग्राम करने के लिए। और कृष्ण कुमार जी की तो आज मेरा मन कर रहा है ये समय कभी खत्म ही ना हो, ऐसी अमृत वर्षा हमारे पास हमारे ऊपर हुई है। बहुत बहुत बधाई आप सबको। मैं यही कहूंगी कि मैं आज जो भी कुछ हूँ, जो भी मुझे दुनिया में मिल रहा है साहित्य संसार में, वो आपके कृष्ण कुमार जी के श्रेय है, उन्हीं को, और उनका आशीर्वाद बना रहे तो हम हिंदी भाषा को अमर करेंगे, कभी सवाल नहीं उठने देंगे कि इस। थैंक यू शशि बहन, थैंक्स फॉर योर कमेंट। एंड अच्छा, अब कैथी, डू यू वांट टू से समथिंग? नो, ओके, दैट्स फाइन। तो थैंक यू वेरी मच। अब टाइम आ गया कि हम लोग एंड करें प्रोग्राम। इज वंडरफुल टाइम। मुझे भी लगा कि 5 बजे। कैन यू हियर मी? भाई साहब, भाई साहब, हाँ भाई साहब 1 मिनट। के सिंह जी। हाँ, मेरी समझ में भाई साहब ये गोष्ठी और ये जो हम लोग तारीफ के पुल बांध रहे हैं भाई साहब के, ये अकेले इसके जिम्मेदार नहीं है और हकदार नहीं है। जो पर्दे के पीछे से शक्ति इनको इस भगवान ने दी है, अगर चित्रा जी का जिक्र नहीं हुआ तो ये प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। और मेरा बड़ा मानना है कि ये बड़े सौभाग्यशाली हैं और जो असली तपस्या है वो गृहिणी करती। मैं देखता हूँ कवियों के अपने घर में रोकना, उनको खिलाना पिलाना, उनको लेके, ये आम इंसानों के बस का नहीं है। तो इस ढंग का जो डेडिकेशन है ये एक तपस्या रही है, और जिसमें मिसेस चित्रा कुमार का जो योगदान है वो शायद भाई साहब के योगदान से कम नहीं है। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। सो हम लोग जब भी कृष्ण कुमार जी का नाम जिक्र करते हैं तो चित्रा भाभी हमेशा बिहाइंड होती हैं, और हमने देखा है, मैंने कृष्ण कुमार जी के साथ चित्रा जी को अगर हम लोग नहीं जोड़े तो ये सही मायने में अन्याय होगा। और कृष्ण कुमार जी के लिए टाइम हम लोगों ने ये हम लोग का एक्चुअली फर्स्ट हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो हम लोग समझ नहीं पाए। और लोगों के लिए समय ठीक हो सकता है, लेकिन कृष्ण कुमार जी के लिए समय कम था। लेकिन मैंने ही इंसिस्ट किया था कि मैं चाहता हूं कि कृष्ण कुमार जी से इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार। और कृष्ण कुमार जी, मैं आपको बोलूंगा अंत में, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग हर वीक में जो प्रोग्राम है आप लोग शिरकत करें। अगला प्रोग्राम है जिसमें मैं अपनी बातें और लोग भी करेंगे, लेकिन ये जो है ये सिलसिला जारी रहे। जितने लोग आए हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हर बार हर संडे को आप लोग आए और आके शिरकत करें और लोगों का, कवि का और लोगों का उत्साह बढ़ाएं। आप कुछ कृष्णा जी, आप कुछ चाहते हैं बोलना? हाँ, बिल्कुल करना चाहता था। राखी से पूछ लें अगर समय हो तो, अन्यथा नहीं। समय है इसलिए कि हम लोग एक्सटेंड हो गया, हम लोग 45 मिनट क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हम 5-7 मिनट और हम रख सकते हैं। राखी ठीक है? जी भैया, जी अंकल बोले। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण कविता थी जो कि मुझको काटनी पड़ गई थी। जी। और इस कविता का चयन हुआ था जिस दिन मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, 20 अगस्त 2012 को। और ऑपरेशन 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद मुझको मॉर्फिन का इंजेक्शन दे करके आईसीयू में भेज दिया गया था। उस समय की ये कविता है। और उस मॉर्फिन के इंजेक्शन की वजह से मैं हेलुसिनेशन में था, जिसको विभ्रम कहते हैं। उस हेलुसिनेशन में मैं हवा में उड़ता हुआ किसी के साथ अपनी दिवंगत माँ के पास पहुंचता हूँ, और दिवंगत माँ के साथ मेरा जो संवाद होता है वो इस कविता में है। इसमें पूरा यानी कैंसर का दृश्य है, तो माँ को संबोधित है, और ये एक संवाद के रूप में है कि पुकारो न मुझको मेरी माँ, अभी तुम नहीं माँ, अभी मैं नहीं आ सकूंगा। बताऊं तुम्हें क्या जिसे सब पता है, कहाँ कब क्या क्यों और कैसे घटा है। न भूलो मेरी माँ, फरमान अपना अधूरा उसे माँ नहीं मैं धरूंगा। है माना कि तुम भी सही कर, माँ कह रही है माना कि तुम भी सही कह रहे हो। धरा को तुम्हारी जरूरत अभी है, मगर देखती तुम अकेले बहुत हो।
मगर देखती तुम अकेले बहुत हो। गैरों ने तुमको गिराया, गैरों ने तुमको उठाया, ये सच है। गैरों ने तुमको उठाया, ये सच है। अपनों ने तुमको गिराया, ये सच है। दुनिया से तुमने नहीं हार मानी। छोड़ो धरा को, मेरे पास आओ। मुझको तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है। जो अन्याय मैंने तुम पर किया था, उसे ठीक करने की आई घड़ी है। तुमको जरूरत मेरी माँ अगर है, तुमको जरूरत मेरी माँ अगर है, धरा पर ठहरना न होगा हमारा। बहुत शीघ्र माँ मैं चलूंगा यहाँ से। बेटे बहू आज से बात कर लो। बेटे धर्म निभाओ अपना, बेटे धर्म निभाओ अपना। जब जाती हूँ फिर आऊंगी, ध्यान रहे हूँ साथ तुम्हारे। साया बनकर सदा चली हूँ और वही करती जाऊंगी। शीघ्र निरोग तुम हो जाओगे। ये 20 अगस्त 2012 की बात है। शीघ्र निरोग तुम हो जाओगे, कैंसर तुम्हें न मारेगा और एकता के परचम को ऊंचा तुम लहराओगे। इसमें शब्द मैंने दिए हैं, लेकिन सारा डायलॉग एक्चुअली वर्बेटम यही माँ के साथ हुआ था। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग अपना जो ये है बटन अनम्यूट कर लें, और आप लोग सब लोग अपना बटन अनम्यूट कर लें। Have you done that? मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? आप लोग सब लोग अपना बटन अनम्यूट कर लें। और मैं चाहता हूं कि हम लोग एक क्लैपिंग के साथ कुसुमा जी को इस प्रोग्राम के लिए हम लोग बधाई दें। तो आप लोग just do the clapping for him. What he has done is a wonderful thing, and कुसुमा जी को आप जब भी सुने तो हमेशा एक नया जो एक आयाम आता है। ऐसा हम लोग का कम भाग्य होता है कि हम लोग उनको सुन पाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद यही था कि हम लोग अंतर की बातें जो है वो सुन पाए। और मैं क्षमा चाहूंगा कि हम लोग सही ज्यादा समय उनको दे नहीं पाया, इसलिए कि ये एक्सपेरिमेंट था। लेकिन अगले बार से कुसुमा जी को जब भी हम लोग दोबारा बुलाएंगे तो हम चाहेंगे कि इनको पूरा वक्त दिया जाए। अब मे बी 40-45 मिनट हम लोग इनको टाइम देंगे। ठीक है। और राखी, हम चाहते हैं कि तुम कंक्लूड कर दो और उसके बाद से हम लोग प्रोग्राम की समाप्ति कर दें। जी, आज इस मंच पे आए सभी लोगों को सादर नमन। और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हम लोगों ने इस समय को बहुत ही अच्छे से इसका लाभ उठाया और डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को सुना। और क्योंकि ये वीकली प्रोग्राम है तो मैं आशा करती हूँ कि हम कृष्ण कुमार जी को सुनते रहेंगे। अगले वीक के कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी आमंत्रित हैं, तो प्लीज आप सभी आएं और कृष्ण कन्हैया जी को सुनें। धन्यवाद। सब लोग का आभार और सब लोग से विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। और